जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अब बांग्लादेश को ना तो रोटी मिलेगी ना मिलेगा चावल, दूध भी पीना पड़ जाएगा महंगा। जी हां दोस्तों, बड़ी ही महंगी पड़ने वाली है भारत से दुश्मनी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पता चल जाएगा भारत से दुश्मनी कितना महंगा पड़ता है। बताएंगे क्या कदम उठाने वाला है अपना भारत, क्योंकि बहुत हो गया बांग्लादेश का नाटक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे इतना ही नहीं, लगातार हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच पहली बार शेख हसीना भी भड़कती नजर आई है। दोस्तों ऐसी बात कह दी यूनुस को लेकर कि आप भी कहेंगे वाकई में शेख हसीना आज प्रधानमंत्री होती बांग्लादेश की तो आज ये हालात नहीं होते। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। तो दोस्तों वहीं आपको बताएंगे व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर एक ऐसा पॉजिटिव एक्शन लिया है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की बीमा सखी योजना क्या है दोस्तों, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश को महंगी पड़ेगी भारत से दुश्मनी। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों में खटास अब बढ़ने लगी है। एक तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पहले से स्वीकृत बैंड विड्थ ट्रांजिट समझौते को रद्द कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आलू और प्याज की आयात के लिए भारत के अलावा अन्य सोर्स पर विचार कर रहा है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच स्थिति इसी तरह से खराब होती रही और भारत ने बांग्लादेश को कुछ चीजों का निर्यात बंद कर दिया तो बांग्लादेश में लोगों की थाली से कई चीजें गायब हो जाएंगी। दोस्तों अगर भारत और बांग्लादेश के बीच भविष्य में स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात बंद हो जाए, तो इसका जवाब यानी इसका सबसे ज्यादा असर गेहूं पर पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश भारत से हर साल ढेर सारा गेहूं आयात करता है, यानी अपने देश में वो मंगवाता है। साल 2021-22 की अगर बात करें, आपको आंकड़े बताएं तो उस साल भारत से बांग्लादेश निर्यात किए जाने वाले गेहूं की वैल्यू 119.16 करोड़ डॉलर थी। तो वहीं 2020-21 में गेहूं निर्यात का ये आंकड़ा 31.03 करोड़ डॉलर था। यानी अगर भारत ने बांग्लादेश को गेहूं देना बंद कर दिया तो वहाँ के लोगों की थाली से रोटी गायब हो जाएगी, चावल तक गायब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गेहूं के अलावा बांग्लादेश के लोग चावल के लिए भी तरसेंगे। दरअसल भारत से बांग्लादेश में निर्यात की जाने वाली तीसरी सबसे ज्यादा चीज वो है चावल, और वहीं तीसरा सबसे बड़ा है दोस्तों चीनी। यानी इन तीन चीजों के लिए तरस जाएगा बांग्लादेश, लेकिन उसके बावजूद भी अकड़ ढीली होती नजर नहीं आ रही है बांग्लादेशी इन कट्टरपंथियों की, खास करके अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की। इतना ही नहीं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक मांग कर दी है जो वाकई में भारत को निराश कर सकती है, और वो ये है, उसने यूरोपीय देशों के वीजा सेंटर दिल्ली से हटाकर ढाका किया जाने की गुजारिश की है। दोस्तों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने यूरोपीय देशों के वीजा सेंटर को दिल्ली से ढाका या किसी अन्य पड़ोसी देश में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सोमवार को ढाका में यूरोपीय संघ के देशों के राजनयिकों के साथ बैठक में यह आह्वान किया। बांग्लादेश में नियुक्त यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख माइकल मिलर ने दोपहर 12 बजे राजधानी के तेजगांव स्थित मुख्य सलाहकार के कार्यालय में मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक की। इस बैठक में 19 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। जी हां, तो उधर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ विदेश सचिव स्तर की बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर हमले भी शामिल रहे हैं। इस बैठक के बाद बांग्लादेशी विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने कहा कि ढाका ने नई दिल्ली से बातचीत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करते हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है। हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हम अन्य देशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा उठाया। दोस्तों वहीं बता दें, इतना ही नहीं, पहली बार हिंदुओं पर होते अत्याचार को देखते हुए मोहम्मद यूनुस पर भड़क उठी शेख हसीना। जी हाँ, जमकर सुना दी खरी खोटी यूनुस को। बता दे बांग्लादेश की अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के अंतरिम प्रशासन पर तीखा हमला करते हुए इसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को बिना रोक टोक के काम करने की अनुमति देने वाला फांसीवादी प्रशासन चलाने का आरोप लगाया। हसीना ने रविवार को लंदन में अवामी लीग के विदेशी समर्थकों की एक सभा को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए यूनुस पर जुलाई अगस्त में हुई उस उथल पुथल का
मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया, जिसने उनकी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस और उनके सहयोगियों को बांग्लादेशी कानून के तहत न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न के लिए यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थलों पर हमले बढ़ गए। हम इसकी निंदा करते हैं। नए प्रशासन और नए शासन में जमात और आतंकवादियों को खुली छूट मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, हसीना ने अपने संबोधन की ऑडियो रिकॉर्डिंग फेसबुक पर साझा की, लेकिन आपको बता दें उन्होंने ये बयान भारतीय विदेश सचिव के यात्रा के दौरान कही है, जब भारतीय सचिव बांग्लादेश में मौजूद हैं। ऐसे में क्या आप भी चाहेंगे कि दोबारा से शेख हसीना की सरकार बननी चाहिए, बांग्लादेश में वापस जानी चाहिए शेख हसीना और जाते ही सरकार में वापस आनी चाहिए? बताना मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप भी ऐसा चाहते तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भारी मात्रा में लाइक करिएगा। आपके लिए 1 सेकंड का काम है दोस्तों, लेकिन हमें भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां बारूदी सुरंग में ब्लास्ट, जवान शहीद। जी हां, सोमवार देर शाम जिले की मंडी तहसील में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित साबजिया क्षेत्र में एक बारूदी सुरंग में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें सेना के एक हवलदार के शहीद होने की खबर है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की अग्रिम चौकी के निकट हुए बारूदी सुरंग में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का हवलदार शहीद हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देर शाम भारतीय सेना का दस्ता रोज की तरह नियंत्रण रेखा के निकट गश्त कर रहा था। दोस्तों वहीं बता दें, रूस ने भारत को दे दिया ऐसा जंगी जहाज, पलक झपकते ही ढेर हो जाएंगे दुश्मन। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए रशिया में बनी जंगी जहाज INS तुशील का सोमवार को रशिया के तटीय शहर किलिनिनग्राद में कमीशन किया गया। इस जंगी जहाज के कमीशन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। INS तुशील से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को किसी मिशन को पूरा करने में बहुत सहूलियत होगी। इस जंगी जहाज की मदद से भारत पलक झपकते ही हिंद महासागर में किसी दुश्मन के बेड़े को निस्त नाबूद कर सकता है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में चीन की नौसेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। इस जंगी जहाज का निर्माण $2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के समझौते के तहत रशिया में किया गया है। दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि ये रडार से बचने में काफी ज्यादा सक्षम और मिसाइल क्षमता से लैस है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी है रशिया से ही जुड़ी, जहाँ पर भारत में बनेगा रूसी सुखोई 57। क्या वाकई में ऐसा है? खरीदने पर चल रही है बात। चीन पाकिस्तान की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों, भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खोज ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। रूसी मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि भारत रशिया के सुखोई 57 स्टील्थ लड़ाकू विमान के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है। इन रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि भारत विशेष रूप से सुखोई Su-57 के 2 सीट वाले वेरिएंट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऐसी भी संभावना है कि इन विमानों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही निर्मित किया जाएगा। डिफेंस डॉन इन वेबसाइट के मुताबिक अगर भारत रशिया से सुखोई 57 स्टील्थ लड़ाकू विमान को खरीदता है तो इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आखिर यूएई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो रद्द कर रहा है भारतीयों का टूरिस्ट वीजा? क्या है कारण? दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का दुबई भारत से हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2023 में भारत से 60 लाख से अधिक पर्यटक दुबई पहुंचे थे। इसके बावजूद एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुबई में आने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों को वीजा देने से मना कर दिया गया है। वीजा रिजेक्शन की दर 1 से 2% से बढ़कर 5 से 6% दर पहुंच गई है, जो पिछले कई वर्षों में सर्वाधिक। ऐसे में भारतीयों को नॉन रिफंडेबल फ्लाइट और होटल बुकिंग में हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उनकी यात्रा की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जा रही है। ऐसे में आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बता दें, एक समय दुबई के लगभग 99% वीजा आवेदन स्वीकृत किए जाते थे, एक्सेप्ट किए जाते थे। हालांकि अब यूएई के अधिकारी सबसे अच्छी तरह से तैयार किए गए अनुरोधों को भी अस्वीकार कर दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यूएई ने पिछले महीने दुबई के लिए पर्यटक वीजा आवेदनों के लिए सख्त मानदंड यानी क्राइटेरिया लागू किया है, जिसके कारण वीजा रिजेक्शन रेट में वृद्धि हुई है। दोस्तों, इस नए कानून के तहत वीजा के लिए आवेदन करते समय यात्रियों को अपने रिटर्न टिकट की एक कॉपी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। पहले हवाई अड्डे के अधिकारियों को इन दस्तावेजों का अनुरोध करना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, तो ये नया नियम है। इसी वजह से इंडिया के मैक्सिमम वीजाज को रद्द कर दे रहा है यूएई। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ट्रूडो ने कनाडा का कर दिया बेड़ा गर्क। आर्कटिक में चढ़ बैठे चीन और रशिया रक्षा दस्तावेज में बयां किया दर्द। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की अदूरदर्शी नीतियों के कारण कनाडा को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि कनाडा को अपने पड़ोसी क्षेत्र आर्कटिक में पैर रखना भी मुश्किल हो गया है।
वहीं आर्कटिक से हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश चीन और रशिया ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। ऐसे में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र में हो रहे बदलाव के बीच कनाडा अब आर्कटिक रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। शुक्रवार को कनाडा में 37 पन्नों की सुरक्षा नीति को जारी किया, जिसमें रूसी और चीनी गतिविधियों से बढ़ते खतरों का हवाला देते हुए आर्कटिक में अपनी सैन्य और कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की योजनाओं का विवरण दिया गया है। वहीं बता दें, सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से कर दी ये मांग, कह दिया हम रोहिंग्या शरणार्थियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में भड़की हिंसा पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को याद करते हुए कहा है कि भारत को पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। ममता बनर्जी द्वारा इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले में बैठक की जानी चाहिए। जम्मू में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था बोले तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से बैठक करने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा एक इंसानियत का मसला है और केंद्र सरकार को ये निर्णय करना है कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम सर्दियों में रोहिंग्याओं शरणार्थियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें यहाँ नहीं बसाया, इसीलिए वो जब तक यहाँ है उनसे इंसानों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में भड़की हिंसा पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश में तनाव है और विदेश सचिव इस बाबत बैठक भी कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने जो ये बातें कही है कि हमें पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों हमारा उमर अब्दुल्ला से यही है कि बांग्लादेश से हम अच्छे संबंध रखें। आप ही बताइए उमर अब्दुल्ला, जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ना मिल रही है, हिंदू समुदाय जीते जी मरता हुआ महसूस कर रहा है। भारत के लाख कहने के बावजूद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मानती दिखाई नहीं दे रही, लगातार अत्याचार कर रही है। क्या ऐसे में अच्छे संबंध रखने चाहिए बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के साथ, या फिर जैसे को तैसी वाली स्थिति भारत को अपनानी चाहिए? हमें दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आता कि विपक्ष हमेशा सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करते हुए बयान क्यों देते हैं ये लोग। इन पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दे, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर उनके फैन हुए डोनाल्ड ट्रंप, कह दिया जॉर्जिया मेलोनी बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान नेता है। जी हां, रविवार को पेरिस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया मेलोनी से काफी प्रभावित दिखाई दिए और उन्होंने मेलोनी को बेहद उत्साही यानी एक्साइटेड और ऊर्जावान एनर्जेटिक महिला करार दिया। दोनों नेताओं की मुलाकात फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई, जहां ट्रंप और मेलोनी समेत दुनिया के 60 देशों के नेता ऐतिहासिक नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च के पुनः उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बहुत अच्छे से मिले, मैंने उनके साथ काफी समय बिताया। ट्रंप ने यूरोपीय राजनीति में इटली की प्रधानमंत्री के बढ़ते प्रभाव का भी जिक्र किया। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भी तारीफ की और नाटो में वित्तीय सुधारों के मैक्रोन के प्रयासों की भी तारीफ की। साथ ही ऐतिहासिक नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च का पुनर्निर्माण कराने के कदम को भी सराहा। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति अच्छे इंसान है और उन्होंने बेहद अच्छा काम किया है। वहीं आपको बता दें, पेरिस में ट्रंप ने की विलियम के साथ मुलाकात। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के लिए चिंता की क्यों है ये बात? दरअसल अमेरिका में ऐतिहासिक बहुमत के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिंस विलियम के साथ पेरिस में मुलाकात की। अपनी इस मीटिंग के बाद ट्रंप खुद को विलियम की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। ट्रंप ने अपनी और विलियम की बातचीत के बारे में लिखते हुए इसे एक महान बातचीत बताया। इस मामले के जानकार लोगों के अनुसार ट्रंप की विलियम से बेहतर बातचीत प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की वीजा संबंधित चिंताओं को बढ़ा सकता है। पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल के उद्घाटन समारोह में ट्रंप और विलियम दोनों ही पहुंचे थे। वहीं बता दें, हमास के आतंकियों को यूनाइटेड नेशन ने दी थी नौकरी, गाजा के स्कूलों में कर रहे थे ये काम। जी हां, गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा नया खुलासा हुआ है। हमले के दौरान इजरायली सेना द्वारा बरामद दस्तावेजों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि फलस्तीनियों के लिए गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में हमास और PIJ के आतंकवादियों को भी नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस खुलासे के बाद इजराइल ने इस पर अपनी निराशा जाहिर की है। इजराइल के अनुसार एक दशक से भी ज्यादा समय से संयुक्त राष्ट्र राहत और इनकी फलस्तीन शरणार्थियों के लिए कार्य एजेंसियों ने आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने में सही काम नहीं किया है। वहीं बता दें, यूक्रेन सीरिया के बाद आर्कटिक में खुल गया नया मोर्चा। रशिया चीन की जुगलबंदी ने अमेरिका की उड़ा दी नींद। दोस्तों, यूक्रेन सीरिया के बाद आर्कटिक में खुला नया मोर्चा। बता दें, एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व के देश सीरिया में तख्ता पलट से दुनिया भर में खलबली है। चीन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रशिया की सैन्य और अन्य तरह से मदद कर रहा है। इस बीच चीन ने इस हालात का फायदा उठाकर आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करना शुरू कर दिया है। आर्कटिक क्षेत्र में चीन
और रशिया ने मिलकर सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। इससे अमेरिका बेचैन हो उठा। बता दें कि इस क्षेत्र पर रशिया का पारंपरिक रूप से प्रभाव रहा है। जी हाँ, पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि चीन रशिया को यूक्रेन युद्ध में मदद पहुंचाकर आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में चीन और रशिया ने संयुक्त सैन्य अभियान चलाए हैं। दोस्तों वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी देने वाला अजमेर से हुआ शख्स गिरफ्तार। पूछताछ में हुआ नया खुलासा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। 37 वर्षीय आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज दिया था। आरोपी की पहचान झारखंड निवासी मोहम्मद नदीम बेग मिर्जा के रूप में हुई है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारी जांच में पता चला है कि आरोपी मोहम्मद नदीम मिर्जा निजी फर्म में टर्नर के तौर पर काम करता है। वो इस बात से नाराज था कि उसके मालिक ने उसे शराब पीकर काम करने पर आने पर घर जाने को कहा था। गुस्से में आकर उसने शनिवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धमकी भरा संदेश भेजा था। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है जो इसने दलील दी है इस व्यक्ति ने जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या वाकई में दलील आपको कहीं से कहीं तक सही लग रही है? दोस्तों बताना मत भूलिएगा। आपके हिसाब से देखते हैं भारत के प्रिय जनता की क्या राय है। तो वहीं आपको बता दें, एक एक्सपर्ट का सबसे बड़ा दावा, इंडिया के खिलाफ यूनुस सरकार रच रही बहुत बड़ी साजिश। भारत के खिलाफ जिहाद, असला, RDX जैसे चीजों का इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश। दोस्तों भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के सारे खबरों को आपके सामने कवर करते हुए आपको जानकारी देते हैं। बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सरकार अल्पसंख्यक धर्म गुरुओं से मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की बात कर रही है, भारत से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को असला, RDX और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरारनी से भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके दोनों तरफ से जो बॉर्डर लगते हैं वहाँ अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान को 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, बल्कि असला का ऑर्डर भी दिया है। दोस्तों वहीं बता दें, उन्होंने कहा कि असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशान होनी चाहिए। 40 टन RDX लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर दिया गया है और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर दिया गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप तो नहीं खाएंगे। जी हाँ, बांग्लादेशी नेताओं ने कहा था बंगाल, बिहार और ओडिशा पर बांग्लादेश का अधिकार है, जिसके जवाब में भड़कती दिखाई दी है ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता बनर्जी ने अपने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया है कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। दोस्तों वहीं बता दें, पोप फ्रांसिस ने अमेरिका से कौन सी बड़ी अपील कर डाली जिससे कैदियों को भी खुश होना पड़ सकता है। बता दें, दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अमेरिका से एक अपील की है। पोप फ्रांसिस ने दरअसल अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मौत की सजा पाने वाले कैदियों की सजा कम कर दे या बदल दे। पोप ने ये अपील सेंट पीटर स्क्वायर में अपनी साप्ताहिक रविवार की प्रार्थना के दौरान की। उन्होंने कहा कि आज मेरा दिल आप सभी से संयुक्त राज्य अमेरिका में उन कैदियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहने को करता है जो मौत की सजा पर है, ताकि उनकी सजा कम कर दी जाए और बदल दी जाए। वहीं बता दें, बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास और उनके समर्थकों के खिलाफ फिर दर्ज हुआ केस। इस बार क्या है पूरा मामला बता दें। बांग्लादेश के चटगांव में अदालत परिसर में पुलिस और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों के बीच झड़प के मामले में एक और FIR दर्ज की गई है। मीडिया में आई खबर में ये जानकारी दी गई है। ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र की खबर में बताया गया है कि रविवार को दर्ज मामले में राजद्रोह के आरोपों को में गिरफ्तार दास को मुख्य आरोपी, जबकि शिनाख्त किए गए 164 व्यक्तियों और 400 से 500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। व्यापारी और हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक ने चटगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की अदालत में शिकायत दायर की थी। वहीं आपको बता दें, असद के भागते ही सीरिया में आसमान से बरस रहे गोले, आखिर क्यों इजराइल, अमेरिका और तुर्की कर रहे हैं बमबारी। दोस्तों सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो चुका है और विद्रोही बलों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। बशर अल असद 13 साल के गृह युद्ध के बाद देश
छोड़कर जा चुके हैं। विद्रोहियों के इस्लामिक स्टेट के साथ संबंधों को देखते हुए पश्चिमी देश सावधान हो गए हैं। इन देशों को डर है कि वहीं सीरियाई हथियारों के विशाल भंडार और सामरिक स्थलों पर दुश्मन का कब्जा न हो जाए। दोस्तों वहीं बता दें, जयशंकर जी ने इस्लामिक देशों के मंच से दुनिया को दिखाया आईना, पाकिस्तान में मच गई कलह, दिलचस्प है वजह। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी मिडिल ईस्ट में है। इस खबर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। वहाँ की सोशल मीडिया पर महाभारत मची है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक अहम देश बहरीन में मौजूद है। रविवार को अपने बहरीन के समकक्ष अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सोमवार को होने वाली हाई लेवल जॉइंट कमीशन की बैठक का बड़े बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। जयशंकर जी अल जायनी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग यानी HJC की सह अध्यक्षता करेंगे। वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने बहरीन पहुंचे जयशंकर का धूमधाम से स्वागत हुआ। इससे भी पाकिस्तानी अंदर तक जल भून गए। दोस्तों इससे ज्यादा दुख तो पाकिस्तान के लोगों को तब हुआ जब वो वीकेंड यानी शनिवार को मिडिल ईस्ट के एक और इम्पोर्टेड देश कतर में थे, जहां उन्होंने दोहा फॉर्म में हिस्सा लिया और ऐसी बातें कही जिसको सुनकर दुनिया में सिर्फ एक देश बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस गया है और उसका नाम है पाकिस्तान। दोस्तों वहीं बता दें, दमिश्क में नेहरू स्ट्रीट से लेकर असद का कश्मीर पर समर्थन। अब भारत सीरिया संबंधों का क्या होने वाला है फायदा बता दें। सीरिया में तख्ता पलट के बाद से ही साथ 50 साल पुराने असद शासन का अंत हो चुका है। अब 10 राष्ट्रपति बशर अल असद रूस में शरण लिए हुए हैं। सीरिया में अब विद्रोही समूहों का कब्जा हो चुका है, जिनमें से अधिकतर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के समर्थक है। इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कई सीरियाई दूतावासों ने भी असद शासन के झंडे को उतार दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि विद्रोहियों के कब्जे से सीरिया की विदेश नीति पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। वहीं बता दें, भारत से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, जो हर कोई को चौंका सकता है। कुर्ला में दर्दनाक हादसा, बेस्ट बस ने सड़क पर जा रहे करीब 20 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 3 की मौत की अब तक खबर। दरअसल मुंबई के कुर्ला इलाके में इस वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक बेस्ट बस के भयानक एक्सीडेंट हो गया है। वहीं बेस्ट बस के नीचे 20 लोगों के कुचलने की भी जानकारी है। यह हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन पर अंबेडकर नगर में हुआ है। हादसे में बेस्ट बस ने सड़क पर पैदल जा रहे 20 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को सायन और कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। माना यह जा रहा है कि यह हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। हादसा बुद्धा कॉलोनी के पास अंबेडकर नगर में उस वक्त हुआ जब बेस्ट बस रूट नंबर 332 कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी। दोस्तों वहीं आपको बता दें, आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर बढ़ा दी गई सुरक्षा। दोस्तों आगरा के खेरिया एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा को तत्काल बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर चेकिंग शुरू करा दी गई। ये धमकी CISF को मेल पर दी गई है। इससे पहले ताज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दोस्तों वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तत्काल होना चाहिए युद्ध विराम। जी हां, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। ट्रंप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी और यूक्रेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा तथा सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि कीव 1000 दिनों के अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहेगा। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समझौते से परमानेंट शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। वहीं बता दें, राहुल गांधी को क्यों गंभीरता से नहीं लिया जाता, कांग्रेस करे आत्मचिंतन, किरण रिजिजू का तगड़ा अटैक। ये कहते हुए दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि अन्य विपक्षी दल क्यों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दलों को लगे कि उनके नेता देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं तो वे इसके खिलाफ आवाज उठाएं। वहीं आपको बता दें, राइजिंग राजस्थान पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करके कहा कि हमारा अगला कदम। दरअसल आपको बता दें, राजधानी जयपुर में सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान राइजिंग समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में उद्योग जगत की कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राइजिंग राजस्थान को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जो आयोजन देखने को मिला है उसका फल आएगा और राजस्थान में इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। राजे ने समिट के उद्घाटन के बाद मीडिया में ये बयान दिया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे। 6 साल से गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। जी हाँ, संजय मल्होत्रा जी होंगे RBI के नए गवर्नर। आपको बता दें, सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वे RBI के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। दास का कार्यकाल 10 सितंबर 2024 को पूरा हो रहा है, यानी कि
आज पूरा हो रहा है और 11 दिसंबर से मल्होत्रा कल से गवर्नर का पद संभालेंगे। कैबिनेट ने आज से एक दिन पहले यानी 9 दिसंबर को संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा से पूरे देश को दे दी LIC बीमा सखी योजना की सौगात। क्या है बहू बेटी को क्या मिलेंगे इसके लाभ? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल हरियाणा के दौरे पर थे। हरियाणा के पानीपत में PM मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की। LIC बीमा सखी योजना के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह हरियाणा ने एक है तो सुरक्षित है के मंच को स्वीकार किया, ऐसे ही देश के बाकी हिस्सों के लिए उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे कई काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित थे। बीजेपी ने तय कर लिया है कि हम अपनी बेटियों के रास्ते की हर बाधा दूर करेंगे। इसी बीच दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, X के माध्यम से मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।